वर्ष 2022 આપ સૌને રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે સ્વાગત કરીએ છીએ નવા વર્ષમાં. આપણી વચ્ચે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના વરિષ્ઠ પ્રવક્તા માનનીય પવન ખેરાજી વિશેષ મુદ્દા આધારિત આપને દેશને સંબોધન કરવાના છે. આપણી વચ્ચે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર, મારા સાથી પ્રવક્તા ભાઈ શ્રી જયરાજસિંહ મનહરભાઈ, હેમંતભાઈ, હિરેનભાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ. હું માનનીય પવન ખેરાજીને વિનંતી કરું કે આજના વિશેષ મુદ્દાઓ પર આપ સૌની સાથે વાતચીત करें. नमस्कार साथियों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल समृद्ध हो ये बोलने से पहले सोचना पड़े, ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो झूठ होगा। मैं आपको मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वो सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आने वाला साल हम सबके लिए समृद्धि लाए। उसका कारण ये है, कारण भी बताऊं उससे पहले एक छोटी सी मजेदार सी बात। दिल्ली में हमारी बैठक हुई कि 1 तारीख को महंगाई के विरोध में पूरे देश में प्रेस वार्ता करनी चाहिए। नाम नहीं लूंगा, किसी लीडर ने कहा कि 1 तारीख को तो अच्छी बात नहीं है कि नेगेटिव बात से शुरू करें, क्यों सरकार की निंदा करें। 1 तारीख नए साल की शुरुआत होती है। किसी और नेता ने कहा कि जब सरकार को 1 तारीख से कीमतें बढ़ाने में शर्म नहीं आ रही तो आपको उनकी निंदा करने में क्यों शर्म आ रही। वो बात सबको समझ में आ गई। जिस लीडर ने आपत्ति उठाई उसको भी समझ में आ गई कि भाई जब वो नहीं शर्मा रहे तो हम क्यों शर्माएं। इसलिए अपना घर परिवार छोड़कर हम सब तमाम नेता पूरे देश में आज अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और महंगाई के विरोध में अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। समृद्धि क्यों नहीं आ सकती। हर बार जब हम आपके सामने आए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई का गैस, खाने का तेल, इन तमाम मुद्दों पर बात की। और जिन मुद्दों पर मोदी जी पूरी संवाद को ले जाना चाहते हैं ताकि इन मुद्दों से ध्यान लोगों का हट सके, उन मुद्दों का भी जवाब दिया। आज 1 तारीख को मैं अपना पैसा एटीएम से निकालने जाऊं तो 21 रुपए लगेंगे। वे मेरा पैसा है, मैं निकाल रहा हूं, 21 रुपए मैं क्यों दूंगा उस पर। जिनके लिए कहा जाता था मोदी जी द्वारा कि चप्पल पहनने वाला भी अब विमान में बैठेगा, आज वो चप्पल भी महंगी होने वाली, वो चप्पल जूते कीमत भी बढ़ने वाली है। वो विमान में तो क्या बैठेगा बेचारा, चप्पल खरीद पाएगा या नहीं, उस पर भी अब सवाल उठ गया है। तो स्टील, सीमेंट, जिसको अपन अंग्रेजी में FMCG कहते हैं, बिस्किट, पार्ले जी, मैरिको, तमाम जो ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब की कीमतें आज 1 तारीख से बढ़ने वाली हैं। अब बताओ मैं कैसे कह दूं आपको कि नया साल आपको समृद्ध हो ही। टेक्सटाइल, जो कि गुजरात जिसका हब है, जगदीश भाई और हम ये चर्चा कर रहे थे अभी नीचे, ये भी बढ़ने वाला था। चुनाव आने वाले 5 राज्यों में भी और उसके बाद गुजरात में भी, तो डर के मारे टेक्सटाइल वाला निर्णय आगे बढ़ा दिया। मैं आपको याद दिला दूं, खैर आपको क्या याद दिलाऊं, आप हमसे ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन जब राजस्थान में 2 सीटों पर 2 महीने पहले जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी, जब हिमाचल में 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसी शाम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो गई और उसके 48 घंटों में काले कानून जो किसानों के ऊपर थोपे जा रहे थे वो वापस हो गए। परसों कर्नाटक के रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, कांग्रेस पार्टी विजयी हुई, तो टेक्सटाइल पे अब जीएसटी जो बढ़ाना था वो रोक दिया गया। इशारा साफ है,
समझदार हम सब हैं, समझदार को इशारा बहुत होता है और कई इशारे आ चुके हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वोट की जुबान समझता है, वोट की भाषा समझता है। हार और जीत उसके आगे कुछ नहीं, सरकार चलाने से मतलब नहीं है, मेरी और आपकी समृद्धि से मतलब नहीं है, देश कहीं से कहीं जाए उसको कोई मतलब नहीं। अगर वो हारेगा तो निर्णय जो गलतियां की गई हैं उनको सुधारेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस देश में जो गलत निर्णय हुए हैं पिछले 7 साल 8 साल से 7.5 साल से उसमें कुछ सुधार हो। अब नोटबंदी तो क्या सुधारेंगे, तो बिगड़ चुका है सब कुछ। जीएसटी तो सुधार सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई सुधार हो तो हर चुनाव में उनको उन्हीं की जुबान में समझाया जाए और उनकी जुबान है हां। आप उन्हें हराइए और देखिए कैसे फिर सारी गलतियां सुधरी जाती हैं। समझ में दिल्ली की सरकार को 1 साल बाद आता है कि मेरे से कोई गलती हो, किसानों के कानून हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, नोटबंदी तो अब तो नाम भी नहीं लेते। जो व्यक्ति हर चीज में इवेंट बना देता हो वो नोटबंदी की बरसी नहीं मनाना। आजकल आपने देखा कभी नोटबंदी की बरसी मनाते तो मुख्यमंत्री जी एक बार मनाएंगे बस, उसके बाद समझ में आ गया कि जितनी जल्दी लोग भूल सके उतना अच्छा। वो चाहते नहीं कि हम याद रखें गलतियां, लेकिन उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाइए, हर चुनाव में उनको जवाब दीजिए, क्योंकि जो आपका और मेरा नया साल बर्बाद कर दे उस आदमी को राजनीतिक रूप से हम आवाज क्यों करें, आप मुझे बताइए। अब अगर स्टील की कीमत बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन, घर, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, सीमेंट की कीमत बढ़ेगी, हर चीज। जो चाय तो प्रिय वस्तु है हम सबकी, एक तरह से हम सबका नेशनल ड्रिंक है, राष्ट्रीय पेय है। जो 120 रुपए किलो की चाय मिलती थी आज वो बढ़कर 340 400 तक पहुंच गई, अलग अलग वैरायटी। दाल जो 60 रुपए में, मैं पिछले 7 साल का हिसाब दे रहा हूं आपको, और आज का दिन इसलिए चुना कि आज और चीजें की कीमत बढ़ने वाली। जो दाल 60 रुपए प्रति किलो 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के छोड़ के गए थे, वो आज 150 और 200 तक जाए। वही बात खाने का तेल जो 90 रुपए था आज बढ़कर 200 से 250 रुपए पे चला। और आप ईमानदारी से, आप तो हैं ईमानदार, हम सब ईमानदारी से अपने आप से पूछें, क्या जो मेरी जेब में आता था 2014 में वो बढ़ा है ना? वो नहीं बढ़ा। वो घट जाए और खर्चे बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी का 30-40 साल का रिकॉर्ड टूट जाए, और फिर भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा शासन है। बताइए शासन है कहां? दिखता ही नहीं। नारों से आप राजनीति चला सकते हो, अपनी पार्टी चला सकते हो, नारों से सरकार नहीं चल सकती, ये साबित हो गया पिछले 7 साल। हर 15 दिन में एक नया नारा आया। भाई कहा था 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। बताइए, अपन यहां बैठे हॉल में एक सर्वे करा लेते हैं, किस किस की आय दोगुनी हुई? मेरी तो नहीं हुई। जगदीश भाई आपकी हुई हो, मनीष भाई आपकी हुई हो, जयराज भाई आपकी हुई हो, मनहर भाई आपकी हुई हो, रहमान भाई आपकी, किसी को हुई हो बता दो, हिरेन भाई किसी की हुई हो। ये अपने साथी जो बैठे कोई बता दे 2022 आ गया है, आज पहला दिन है, कितने लोगों की आय दोगुनी हुई बताओ? एक एक बात। अभी मैं हवाई अड्डे पर बैठा था, सुबह दिल्ली में खाली था, तो जावड़ेकर जी का एक रिकॉर्डिंग देख रहा था, वीडियो, एएनआई का पुराना ट्वीट था। बोले कि दिसंबर में पूरे देश में सबको कोविड की टीका लग जाएगा। मैंने तारीख देखी, आज तो 1 जनवरी 2022 है। कितने लोग बच गए थे? कितने? क्या पूरा टीका लग गया है देश में? डबल डोज लग गया सबको जो 18 से ऊपर की आयु? नहीं लगा। और तीसरी वेव भी आ गई, दस्तक दे रही है, हर राज्य के दरवाजे पे तीसरी लहर आ चुकी है। आपने वो भी झूठ बोला। तो अब 5 साल 6 साल आपने नए नए झूठ से काम तो चला लिया, अब वो झूठ आपको परेशान कर रहे। वो कोविड हो, वो नोटबंदी हो, वो जीएसटी हो, आपके सारे झूठ अब आपको रात को सोने नहीं देंगे। आप कहते हो आप 18 घंटे काम करते हो, हमें नहीं दिखता क्या काम करते हो सकता है जागते रहते होगे। अब आप 24 घंटे नहीं सो पाओगे, क्योंकि वो झूठ आपको सोने नहीं देंगे। भैया शांति से,
जो पेट्रोल 71 रुपए पे मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, जो डीजल 56 रुपए पे मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, आज 100 रुपए पार हुआ। और फिर आप कहते हो कि भाई यूपीए ने बहुत तबाही की थी। अरे यूपीए की तबाही और आपने जो किया वो तुलना करती थी। यूपीए तो आज लोग वो स्वर्णिम काल मानते हैं हिंदुस्तान की सरकारों। पूरा विश्व अब आज याद करता है कि एक ऐसा दौर आया था भारत की अर्थव्यवस्था का जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डूबने लगी थी, तो भारत ने सहारा दिया था 2008। अब नोटबंदी और जीएसटी के चलते भारत की वजह से विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। ये फर्क है यूपीए और मोदी जी की सरकार। और स्पष्ट है, ये मैं नहीं कहता, ये एक्सपर्ट कहते हैं। 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने उठाया था, वो सब वापस गरीबी रेखा के नीचे गए, 19 करोड़ और नीचे, 27 + 19। आप बताइए चल क्या रहा है? दिन में आप 4 बार कपड़े बदल लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? आम आदमी के कपड़े पे जीएसटी बढ़ाओगे, खुद 4 बार बदलोगे। नहीं, लोग अंधे नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, सबको सब कुछ दिख रहा है। तो आज 1 तारीख को हमने आपको इसलिए तकलीफ दी कि ये बात जो लोगों के मन में पीड़ा दे रही है, ये सरकार उनकी तकलीफें हर साल, हर दिन, हर महीने बढ़ाती चली जा रही। कांग्रेस पार्टी को आवाज, उन लोगों की पीड़ा की आवाज उठाती रहेगी, आपको तकलीफ देते रहेंगे। त्योहार हो न हो, हम आपको परेशान करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं। और जितना दबाव हम और आप मिलकर डालेंगे उतना, क्योंकि उस व्यक्ति को, मैंने जैसा आपको कहा, जीत और हार के अलावा कुछ नहीं समझता। निंदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सवाल उनको पसंद नहीं है। कितने लोगों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जरा मुझे बताइए। आज तक कोई नहीं करता। तो जो आदमी सवाल से डरता हो, जो आदमी बुराई से डरता हो, जो आदमी हार से डरता हो, तो आपके लिए तो बड़ा आसान है उस आदमी पर दबाव डालना। यही 3 चीजों से उनको डराइए, ताकि वो जनता पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, उससे कुछ राहत जनता को मिल सके। चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो देख लेंगे जब चुनाव आए। लेकिन अब जब तक चुनाव नहीं है, तब तक जो निर्णय हो रहे हैं उनसे लोगों को बचाना आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी को बचाना आवश्यक है। इसलिए हम आपको आपके सामने उठाते हैं आपके सवाल। स्वागत। फटाफट। यस, आपके सवाल शुरू हो उससे पहले मंच पर जो हमारे तमाम नेता बैठे हैं, हम सब की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, श्रीमती सोनिया गांधी की ओर से, वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, उन सब के प्रति, उनके परिवारों के प्रति हमारी सच्ची संवेदना। मां वैष्णो देवी उन तमाम लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। पहले इसी विषय पर, उसके बाद कुछ और भी पूछना होगा आपका सवाल। जी, कांग्रेस के पास ऐसी छोटी जादुई लकड़ी है तो फिर प्रजा को आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? आपने वो जादुई लकड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय देखी थी, जब प्रति बैरल कच्चा तेल $125 पे भी चला गया, तो पेट्रोल 71 से पार नहीं होने दिया, डीजल 56 से पार नहीं होने दिया। वो जादुई छड़ी तो हमने सबने आजमाई हुई। तो वो अर्थशास्त्री और ये अनर्थशास्त्री, ये फर्क है। तो जादुई छड़ी नहीं थी, समझ थी, दिल था और दिमाग था। यहां क्या है क्या नहीं है इस पर मैं नहीं जाऊंगा। दिल तो नहीं है ये समझना। अगर दिल होता तो नए साल की शुरुआत ऐसे नहीं करनी होती, इस तरह से नए साल की शुरुआत नहीं होती कि हर तबका परेशान हो। खेरा जी, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, और लेयर आप बोले भी कोरोना वायरस जिस तरीके से दिख रहा है, उसके लिए कोई आप मुख्य विपक्षी पार्टी है क्या? सरकार से कुछ
बात किए हैं या कुछ बताए हैं उनके बारे में? तमाम विशेषज्ञ बार बार आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की गैदरिंग्स पे ध्यान रखा जाए, वो रैलियां हो, वो इस तरह के आयोजन हो। आप नए साल के आयोजन रोकते हैं, बिल्कुल रोकना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं रोकना चाहिए। हम सब, कोई नहीं चाहता कि फिर से वो नजारे देखें या देश की जो पिछले साल देखे थे। हम सब ने कोई न कोई खोया है अपना। तो सरकार को चाहिए कि ये इवेंट मैनेजमेंट से ऊपर उठकर अब विशेषज्ञों की सलाह माने। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था तो राहुल गांधी ने भी आगाह किया था कि साहब कोविड आ रहा था। उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था अरे क्या है कोविड, कुछ नहीं है कोविड, क्यों डरा रहे हो? विशेषज्ञों ने भी उस वक्त चेतावनी दी थी। ये पहली लहर की बात कर रहा हूं, नहीं सुनी। दूसरी लहर के वक्त भी विशेषज्ञ बोलते रहे। राहुल गांधी ने बोला, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में अपनी रैलियां स्थगित कैंसिल कर दी, उसका नुकसान हुआ हमें, इसमें कोई शक की बात नहीं, राजनीतिक रूप से हमें इसका नुकसान हुआ है। लेकिन हमने फिर भी वो नुकसान बर्दाश्त किया, क्योंकि जनता का स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब तीसरी लहर के वक्त भी विशेषज्ञ समझा रहे हैं कि इस तरह के आयोजन मत कीजिए, क्योंकि साहब को तो मास्क भी नहीं लगाना होता, साहब को तो कैमरा जी साहब है। तो जिस व्यक्ति को कैमरा से मोहब्बत हो जाए, अब उस मोहब्बत को आप क्या कर सकते? भाई आपको कैमरा से मोहब्बत है, आप करिए जो करना है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं है। यह बात विशेषज्ञ समझा कर थक गए हैं। 2 लहरें गुजर चुकी हैं, कई लोग जान गंवा चुके हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, लेकिन नहीं, साहब को जो शौक है वो है। उसके लिए कानून में जाएंगे क्या? कानून प्रक्रिया में जाएंगे आप? देखिए साहब, जो संभव होगा वो कांग्रेस पार्टी करती आई है और करती रहेगी। लेकिन जो फर्ज है, जो कर्तव्य है उन लोगों का, जो बार बार घोड़े पे सवार होकर कहते हैं साहब हमने ये राज्य भी जीत लिया, ये राज्य भी जीत लिया, उनका क्या कर्तव्य है, उनको भी याद दिलाया जाए। खेरा जी, आपने बताया पहली तारीख को आपने सीनियर नेता से बात की, बोले कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतने सारे मुद्दे हैं, पर कॉन्फ्रेंस की रोड पे क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं? हाँ देखिए, हर मुद्दे पर, सड़क, संसद, स्टूडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई रास्ता हम नहीं छोड़ते, ना छोड़ेंगे। हाँ कोविड है, तीसरी लहर है, वो ध्यान रखते हुए हम कर रहे हैं। कई चीजें जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन यह दबाव सरकार को महसूस होगा। यह सरकार भीड़ से नहीं ज्यादा डरती। किसानों ने तो बहुत भीड़ एक साल से लगा रखी, यूं ही चुनाव में थोड़ी हार हुई, डर गए। तो ये क्या भाषा समझते हैं वो जानते हुए हमें इन पर दबाव बनाना। सर, पेट्रोल डीजल की बात की आपने। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कहा जा रहा है कि देश में वैक्सीनेशन और टीकाकरण प्रक्रिया भी तो वो फ्री में की जा रही है, उसके बारे में आप ये एक ऐसा मजाक है। मोदी सरकार की कैबिनेट का एक मंत्री कहता है कि टीकाकरण पेट्रोल डीजल से ला रहे हैं, दूसरा मंत्री कहता है कि जो कांग्रेस के जमाने में ऑयल बॉन्ड लिए थे उसकी भरपाई पेट्रोल डीजल की कीमतों से हो रही, तीसरा मंत्री कहता है जो सड़कें बन रही है वो पेट्रोल डीजल की कीमत से बन रही है। आपस में नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोले। जो ऑयल बॉन्ड कांग्रेस पार्टी के वक्त खरीदे गए थे उसका इंटरेस्ट कितना चुकाए थे? 26,000 करोड़। जो टीकाकरण हुआ हमने उसका एक कैलकुलेशन किया, 24,000 करोड़। कितना हुआ? 50,000 करोड़, दोनों मिलाकर। अब 4.5 लाख करोड़ आप कमा चुके हो एक्साइज बढ़ा उसमें से ये 50,000 करोड़ माइनस कर दीजिए, चलिए मान लेते हैं 4 लाख का हिसाब लीजिए। आगे से आप पैसा लेते रहते हो। आप जो नवरत्ना कंपनी है पीएसयू वो बेचते रहते हो, वो सारे का हिसाब कर दोगे? कहां है वो हिसाब? आपने बड़े बड़े सेठों के 11.5 लाख करोड़ माफ कर दिए, लेकिन आम आदमी जब पेट्रोल डीजल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें घटती हैं, वो कहता भी उस कीमतें कम होने का लाभ हमें भी मिले, तो कहते हैं आपको टीका देने, और कौन सा टीका देने?
प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा का हिसाब कहां है? मैं अभी पिछले हफ्ते राजस्थान में था, सीएम साहब और हम सब बैठे थे। पीएम केयर के वेंटिलेटर्स की जो स्थिति है, जो राज्यों को गए हैं, वो ऐसी हालत है कि उससे बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। न पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब, न उन वेंटिलेटर्स के रखरखाव की कोई इंतजाम। और इस कंपनी, एक कंपनी तो ऐसी है जिसने वो सूट, मोदी जी के नाम का सूट जो गिफ्ट किया था, उनको वेंटिलेटर बनाने का काम मिला, उनसे वेंटिलेटर खरीदा। ऐसा कि क्या हो रहा है? हमारे वक्त तो विनोद राय नाम का एक जंतु था, बड़ा सक्रिय था। रोज 9 बजे आप लोगों को वो ड्राफ्ट सीएजी रिपोर्ट, फला नोशनल लॉस, ये लॉस, वो लॉस। कहां है वो इस तरह के लोग? कहां है? कहां है अरविंद केजरीवाल? कहां है अन्ना हजारे? कहां है किरण बेदी? कहां है संतोष हेगड़े? कहां है लाला रामदेव? कहां है ये लोग सब? तो ये सवाल अब हमें और आपको ही उठाने होंगे। अब ये तो कोई नहीं आएंगे। कोई मुख्यमंत्री बन गया, जनरल वीके सिंह मंत्री बन गए, अन्ना हजारे गांव वापस चले गए, पता नहीं वहां क्या करते हैं। बाबा लाला बन गए और लाला बाबा बन गए। ये हालत इस देश में हो गई है। सर एक मिनट सर, राजकोट एम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने ये बताया है कि डेल्टा से ज्यादा फास्ट ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है। फिर भी गुजरात और देश में भाजपा जो है रोड शो कर रही है और दूसरे भी कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस ये बता रही है कि कोविड के हिसाब से हम रोड पे अभी नहीं आ रहे क्योंकि इसका पालन भी होना चाहिए और किसी में चेप नहीं लगना चाहिए। तो भाजपा दूसरी तरफ रोड शो और सभी कार्यक्रम कर रही है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। मैं कल का उदाहरण दे रहा हूं आपको। तेलंगाना में हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी जी, उन पर पूरे नियम कानून लागू हो गए कि कोविड है, आप नहीं निकलेंगे घर से बाहर, भीड़ नहीं हो जाए। लेकिन वहां की सरकार पूरी रैली करती। प्रियंका गांधी का झांसी में लड़कियों का एक मैराथन पे रोक लग जाती है। ठीक उसी समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्टेडियम में भीड़ बिना मास्क के बैठाकर अपना कार्यक्रम करते। तो ये अंधेर नगरी है, चौपट राजा है और कुछ नहीं है। नियम कानून हम सबके लिए है, आपके लिए है। जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। वो जो कह दे वो नियम है। ये पहले राजा महाराजाओं के वक्त होता था, अब शाह शहनशाह के वक्त हो रहा है। तो विपक्ष डिफेंस क्यों नहीं कर रही है? हम जो कर सकते हैं उससे ज्यादा करें, लेकिन हमारी आवाज आप है, हमें आपका सहारा चाहिए। हम आपके बगैर बेसहारा हैं, ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। जब हम बोलेंगे और आप आवाज पहुंचाओगे तो सब झुकेंगे, सब डरेंगे, आप देखेंगे ये बात। सर कहीं ना कहीं कुछ भी अगर सवाल होता है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ढोल दिया जाता है, नेहरू के ऊपर ढोल दिया जाता है। अब उसके बारे में क्या कहें? इसका जवाब मैं नेहरू जी भी नहीं दे पाए। हर चीज नेहरू जी या कांग्रेस पार्टी को ही ढोल दी जाती है। अब ये स्थिति है कि अब जगदीश भाई से उस दिन बात हो रही थी, पिछले हफ्ते जब मैं आया था, तो किसी ने सुझाव दिया, जगदीश भाई अपने कमरे में बैठे थे, कि 70 साल में जो हमने हासिल किया इस देश में कांग्रेस की सरकारों, वो लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो जगदीश भाई ने बड़ी अच्छी बात की। जगदीश भाई ने कहा भाई गलती से भी ये लिस्ट बाहर मत ले आना। वही तो लिस्ट देखकर वो बेचना शुरू कर देते। अच्छा हवाई अड्डा बेच दो, बंदरगाह बेच दो। तो नेहरू जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो इनकी लिस्ट है ना, सेल लिस्ट, वो देख लो, मालूम पड़ जाएगा क्या क्या। थैंक यू। और कुछ समोसों की खुशबू आ